अगर कोई मेंबर एट्रीब्यूशनल बायसनेस को डिफाइन करते हैं कि वो बायसनेस जो एट्रीब्यूट्स के साथ होती है। बताएं ट्रेंड लाइन। या जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी भी इंसान की आई थिंक जो क्वालिटीज़ होती हैं वो जिस उसमें जो खासियत होती हैं उसको कहा जाता है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर कोई बंदा म्यूज़िक की तरफ है तो उसके बारे में ये लोग बायस होते हैं कि इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी और ये इतना रिलीजियस नहीं हो सकता ऑब्वियसली बिकॉज ये म्यूज़िक से रिलेट कर रहा है। और इसी तरह अगर कोई रिलीजियस है तो उसके बारे में ये रखना कि इसके एट्रीब्यूट क्योंकि इसने ऐसे डेवलप किए हुए अपनी पर्सनालिटी में कि ही इज़ मोर इंक्लाइन टू रिलीजन, तो इसमें कोई आर्ट और उससे रिलेटेड कोई चीज़ को अगर वो कर रहा है तो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो यू हैव लाइक अ बाइस हो इसके बारे में कि एक पर्सनैलिटी ने जो चीज़ें अपने साथ जो एक चीज़ उसके साथ में है उसका एक पूरा और उसमें जाके किसी और उसकी अपोजिट चीज़ को उसके साथ में इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इट कैन बी एन एट्रीब्यूशनल बायस। जी डॉक्टर हाशिम। उमर भाई इस पे मुझे सवाल है, जो सेशन में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया यार, ये बायसनेस में आएगा कि जजमेंटलिज्म में आएगा, मतलब बंदा जज कर रहा है किसी को, इसमें फर्क नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए जजमेंटल जो है वो हम कॉग्निटिव में या फिर ईगोसेंट्रिसिज्म में पढ़ेंगे। जजमेंटल भी हो सकते हैं बिल्कुल, हम किसी को जज तभी करते हैं जब हमारे एक बिलीव्स, जो चीज़ हमारे बिलीव से टकराती है उसको हम जजमेंट कहते हैं। इस बंदे ने अगर ऐसी बात की है तो ये बंदा ऐसा ही होगा। लेट्स सपोज अगर कोई सपोर्ट करता है कि अभी महंगाई हो गई और पहले नहीं थी, दैट मीन्स के ये यूथिया है, दैट मीन्स कि सपोर्ट पीटीआई, तो इसको जजमेंटल भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉग्निटिव डिसीजंस भी हो सकते हैं। नहीं मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जो सिस्टर ने दी, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने। लेकिन जो एक बंदे जैसे उनका अपीयरेंस से वो जज कर लेते हैं बंदे को, भाई अगर इसने जो है ना टोपी पहनी, सुरमा लगाया तो देवबंदी है, अगर इसने ग्रीन पगड़ी पहनी है तो बरेलवी है, काला इमामा बांधा तो शिया है, इस तरह से। जैसे ये जजमेंट में नहीं आता, ये बायसिज्म में आता है, इसमें थोड़ा फर्क है। ये बायसनेस में भी आएगा और आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द जजमेंट, क्योंकि बायसनेस के अंदर ही जजमेंट भी आ जाएगी। अगर कोई और मेंबर इसको बेहतर डिफाइन कर सके मुझसे भी तो। जी सिस्टर बोलिए। ट्रेंड लाइंस बोलिए आप। या जो सिंगर है उसके बारे में हमारी ऑलरेडी एक जजमेंट होती है, एक ट्री हमने बनाया होता है कि भाई ये सिंगर है, इसका काम फ़नून लतीफ़ा से है, ये उसी से रिलेटेड अपनी चीज़ें दिखाएगा। लेकिन अगर वो एकदम से, अब तो खैर ये मीडिया में बहुत आम हो गया है, लेकिन वो उसी बंदे को अगर हमारे 10 साल पहले आप देखें कि वो हज के लिए गया तो वो एक बहुत हमारे लिए अजीब सी बात होती है कि इसमें ये एट्रीब्यूट भी है, क्या ये यहाँ तक भी सोच सकता है, या इसमें ये चीज़ भी है कि ये अपनी सिंगिंग को पीछे छोड़ के और इस जगह पे भी आ सकता है। तो आई बिलीव कि भाई हम लोग बाइस्ड होते हैं सिंगर्स के बारे में, या फिर वही बात रिलीजियस है तो उसके बारे में कि ये पेंटिंग कर सकता है और ये कोई ऐसी अपने, हाँ मुफ्ती मेंट की बड़ी अच्छी आप इसमें ले सकते एग्जाम्पल कि उनका हम जब इंस्टा देखते हैं तो वहाँ पे वो बिल्लियों को ब्रश कर रहे होते हैं, लाइक वो अपने पेट एनिमल्स को शो कर रहे होते हैं, वो निटिंग कर रहे होते हैं, रोटियाँ बना रहे होते हैं। दो कि हमारी बाइस हम इस तरह से होते हैं उनके एट्रीब्यूट के बारे में कि ये एक दाढ़ी वाला बंदा है और ये प्रॉपर एक मौलवी साहब हैं, तो ये आएंगे लेक्चर देंगे, मैक्सिमम बहुत अच्छा मतलब तरीके से अगर लेक्चर दे दें तो वी अप्रिशिएट दैट। बट इवन हमारे लिए भी इट वाज लिटिल शॉकिंग, और हम लोग बाइस जब उनकी ये सारी एक्टिविटी देखें डू अप्रिशिएट दैट। बट आई थिंक कि एक उनकी ये जो उनके एट्रीब्यूट्स थे कि पेट के साथ में जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से वो निटिंग कर रहे थे और वो आई थिंक रोटियाँ भी बना रहे थे आई बिलीव, तो वो सब चीज़ें मुझे इस चीज़ से लगता है कि हम एट्रीब्यूट को बाइस होकर जब देखते हैं थोड़ा सा हमारी शॉकिंग होता है, देन यू नो कि भाई जी बिल्कुल इट विल बी ना। जी ऐसी आपकी एग्जांपल से मुझे मरहूम जुनैद जमशेद साहब की एग्जांपल याद आ गई। जब उन्होंने जो है दीन की तरफ आए थे तो उस लोग इसी तरह से, आपकी बात बिल्कुल सही, उनके बारे में राय रखते थे, आखिर तक रखते थे काफ़ी सारे लोग, तो बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। कोई और मेंबर प्लीज इसमें ऐड ऑन करें। जी मैं बोल सकती हूँ? जी बोलें। हाँ, सो डॉक्टर हाशिम ने जो बात कही कि हम किसी को देखते हैं कि इस अगर काली टोपी पहनी हुई है तो वो शिया से ताल्लुक़ रखता है,
और सुरमा लगाया हुआ है तो देवबंदी है, तो वो अगर किसी की अपीयरेंस देख के सिर्फ हम कुछ भी बोलते हैं, दैट इज़ जजमेंट, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमने एकदम से अपना कमेंट दे दिया उस पर कि ये इस तरह दिखता है तो ये होगा, तो वो जजमेंट में आ जाएगा। बायस में इस तरह आएगा कि एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं हमारे जहनों में। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम के लिए कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ सिंधियों के लिए, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप कोई लड़की या कोई जो है लड़का दाढ़ी रखता है तो एकदम से हम कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट हैं, तो एक स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, तो उस बेसिस पे वो फिर बायसनेस हो जाएगी कि हम बायस हो गए हैं सिर्फ उनकी इस एट्रीब्यूट की वजह से। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली एट्रीब्यूशनल बायसनेस में, जजमेंट में, या फिर हम इसको कॉग्निटिव बायस भी कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हम कॉग्निटिव बायस पे जाएंगे, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन वी हैव रेशियल बायसनेस। रेशियल बायसनेस ऐसी बायसनेस जिसमें हम रेसिज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर रेसिस्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स दें। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी उमर भाई। जी, ये इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो फॉरेन कंट्रीज़ में ब्लैक और वाइट वाला है, या इज़राइल और फ़लस्तीन वाला है, मुस्लिम और यहूदियों वाला, ये रेकिज़म में ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छे फिट होती हैं मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। और भी हमारी सोसाइटी से क्या बोल रहे हैं? मदिया बात कीजिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि इफ़ आई एम मुस्लिम और मैं किसी हिंदू से हाथ मिलाने से कतराती हूँ या नहीं मिलाना चाहती, तो ये रेसिज्म में आ जाएगा? नहीं, ये तो आपका बिलीफ है। उमर भाई आप इसमें बताइए। वेल, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो फीमेल है जो कि एक मेल से हाथ नहीं मिला सकती, तो ये रिलीजियस में आ जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ, इसमें शायद हम एक चीज़ है जो ऐड करनी बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हमारे अंदर बायसनेस होती है, हमें एक न एक बायसनेस पे रहना होता है, लेकिन उसमें जो बायसनेस डिफाइन करेगा वो हमारा रिलीजन डिफाइन करेगा। अगर कोई चीज़ हमारे रिलीजन से टकराएगी तो फिर हम उसको उठाकर पस पुश डाल देंगे। हम बायस हैं और हम सब बायस हैं, लेकिन हम अपने रिलीजन के ऊपर बायस हैं। अगर एक फीमेल हमारी सिस्टर हैं जो कि किसी हाथ, लेट्स सपोज हमारे मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर मुस्लिम ही हैं, अगर उनको भी हाथ मिलाना है तो वो फिर नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारे रिलीजियस के खिलाफ है, रिलीजन के। लेकिन अगर एक मेल है, लेट्स सपोज मैं एक मेल हूँ और मैं किसी मेल मेंबर से जो कि नॉन मुस्लिम है उससे हाथ नहीं मिलाता हूँ, ऑफ कोर्स इट इज रेशियल बायसनेस। फिर मैं वो रेसिज्म में चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छा हूँ और तुम बुरे हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं ये नहीं पूछना चाह रही थी कि एक मेल एक फीमेल से हाथ मिला सकता है, ऑब्वियसली दे कुड नॉट शेक हैंड्स, बट मैं यहाँ पे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये मैंने देखा है अपनी फैमिली में कि समटाइम्स इस तरह होता है कि कोई हिंदू अगर हमारे यहाँ आते हैं या कुछ, तो औरतें उनसे हाथ नहीं मिलाती, औरतों से ही, तो वो रेसिज्म में आ जाएगा या नहीं, वो पूछना था। अकॉर्डिंग टू माई सेंस इट विल बी इन रेशियल बायसनेस, लेकिन अगर कोई और मेंबर्स इसके ऊपर अपने वर्डिंग देना चाहें। जी डॉक्टर हाशिम। तो यही नहीं सिस्टम है, तो ये भी देखा है कि अगर कोई हिंदू आ गया, किसी का दोस्त है, उसके वो घर पे ले आया, तो वो जिस चीज़ में खाना पीना खाता है ना, बाद में वो घर वाले उस चीज़ फेंक देते। इस लेवल तक की जो ना मैंने चीज़ देखी हुई है पाकिस्तानी माशरों में, तो टोटली अगेंस्ट इस्लाम है। क्योंकि मैं इस पर ये एग्जाम्पल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई दौर तो मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन वही थे जो बुतों की पूजा करते थे, उन्हीं के दरमियान गुजरा था। वो उनकी दावत भी कबूल करते थे और उनको अपने घर भी दावत देते थे। आपने वो दावत का नाम तो सुना होगा, जब रसूलुल्लाह ने तमाम मुशरिकीन को इनवाइट किया था अपनी ऐलान नबूवत से पहले। उन पर वही आ गई थी, लेकिन उसको ऐलान नहीं किया था, उन्होंने अपने घर में दावत दी थी, खाना किया था। उसमें उन्होंने बताया था मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो सब आके खाना खाए थे, क्या रसूलुल्लाह ने सारे बर्तन फेंक दिए थे? कतन नहीं फेंके थे भाई। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम रवैया हमारे मुआशरे में। और यही चीज़ जो है ना, इसकी जो ऐसे उमर भाई ने बताई कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लाम है ना, इस्लाम की नॉलेज होगी आप इस चीज़ से बच जाओगे। ये इस्लाम की तरफ हमें बायसनेस शो करनी पड़ेगी। जी सिस्टर बोलिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाशिम ये चीज़ बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हम ये जानते हुए भी ये चीज़ें हम बोलते नहीं हैं। दूसरा, इसमें सुन्नी और शिया के हिसाब से भी आ जाता है, या शिया सुन्नी देवबंदी जो भी फ़िरका हैं वो भी आ जाते हैं कि कोई अगर किसी के घर पे कोई खाना भेजता है, कोई शिया ने भेज दिया किसी सुन्नी के घर, तो वो फेंक देते हैं उस खाने को और वो रखते नहीं हैं, तो ये भी रेसिज्म में आ जाएगा।
जी ऐसा ही है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, स्पेशली जो फॉरेन में कंट्रीज़ में रहते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम गुजारा फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमारे जो फेलोज़ बाहर जाते हैं वो इस चीज़ का काफ़ी बुरा असर डालते हैं, और जो देखने वाला होता है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है कि अगर कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है तो उसके साथ कभी भी बैठ कर खाना नहीं खाते, या फिर उसके साथ हाथ मिलाना या उसके साथ फ्रेंडशिप करना भी गवारा नहीं करते। तो एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि अगेंस्ट इस्लाम है। अगर ये मैं मेरे इंडिया में खुद जी ब्रदर भी बात करें। मनु इशरात जी बात करें हम। इसमें को एजुकेशन सिस्टम भी आएगा सर। को एजुकेशन जो कि बच्ची एक बचपन से कोई स्कूल में पढ़ रही थी, फिर जब शादी की बात चली तो उसके पुराने फ्रेंड्स जो स्कूल के बच्चे थे उसने फ़ोन किया और उसी असला में ना जो होने वाला दूल्हा था उसने क्या बोलते सो चेक किया, फ़ोन वगैरह जो भी चेक करना था, और उसका रिश्ता टूट गया। तो इसमें ऐसे में क्या करना चाहिए, ये भी 22 में आएगा। तो कहाँ तक एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम सही है सर? Well, it's a bit controversial question. ब्रदर आशिम अपना वर्डिंग देना चाहेंगे? नहीं, वर्डिक्स पे वही है, कोई वर्डिक नहीं। इस पे जो ना सिस्टर ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये इस्लाम से दूरी दिखा रहा है उस बंदे की, सही है ना? ओके। अगर उसको नॉलेज होती है ना तो इस तरह से थोड़ी कि आप जरा सी बात में जो ना सब कुछ खत्म कर दोगे। मतलब आपने शादी ब्याह को क्या खेल समझ के रखा हुआ है? शादी ब्याह आप, वही मैं कहता हूँ ना अपने सब बच्चों को कि भाई शादी उस वक्त करो जब दीन तुम खुद इस काबिल बन जाओ कि शादी को कैसे सेटल करें, तुम्हें खुद मसाइल पता चले। ये थोड़ी कि तुम हर छोटे छोटे मसले पे मौलवी के पीछे भागोगे, इसका बताएं इसका बताएं। यू शुड नो व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग। जब आपको यही नहीं पता राइट रॉन्ग तो आप शादी क्यों कर रहे हो? यू आर नॉट रेडी। तो पड़ोस में ऐसा किस्सा हुआ था सर, तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये को एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है हमारे मतलब। को एजुकेशन सिस्टम तो चले, उस पर तो एक अलग जाविया आता है। बात यह है कि अगर कोई लड़की किसी की बीवी क्यों ना हो, अगर वो किसी मर्द से बात कर रही है तो उसके वो दूर से देख के जज करके आप उस पर इस तरह की बात करते हो तो टोटली अगेंस्ट सिस्टम है भाई। ऐसा थोड़ी होता है। यू शुड नो द फैक्ट कि हुआ क्या असल में। आप एक दूर से देख के, वो एक मिसाल है उर्दू में, दूर से देखा, बड़ी फनी मिसाल है लेकिन यहाँ पे फिट हो। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखो गंजे उछल रहे थे। देखिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। सही, सीरियसली ये चीज पर्सपेक्टिव डिफरेंट, आपको हर चीज की तहकीक करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, या फिर कोई मेंबर एग्जांपल देना चाहेंगे और भी इसमें? एक मिनट उमर भाई, मैं जरा इनको जगाऊं जी। आयमा शहजादी, फरशीन खातून, आपने अब तक नहीं बात की है, प्लीज बात कीजिए, इंडल्ज होइए इसमें। मरियम चौधरी, इसके अलावा मुनीर ने बात कर ली। नासबिया, अगर आप नेट से तो काइंडली बात कीजिए। रिदा फातिमा, आप नहीं हैं, आप बात कीजिए। रिजवान भाई आप बात करें। रोमाना आप भी बात कीजिए। इसके अलावा शान भाई आप बात कीजिए। तंजीला आप भी स्टार्ट कीजिए। इंडल्ज होइए जी ना। हरीश आप बोलिए। अच्छा, हमारे पास ये एग्जांपल आती है कि जैसे हम लोग कराची में रहते हैं ना, तो यहाँ पे जब हम लोग बोर्ड ऑफिस जाते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह होता है कि जो सिंधी स्पीकिंग होते हैं ना, चाहे वो मतलब हो भी ना सिंधी, बस वो सिंधी बोल रहे होंगे ना तो उनको अलग से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा और उनका काम ना फ़ॉन्ट से कर देंगे। और अगर हम उर्दू स्पीकिंग होंगे ना, मतलब पता चल रहा होगा उनको कि हमें नहीं आती सिंधी या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग को अलग से ट्रीट किया जा रहा होगा। और हम लोग के जैसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा ना, उसको 1-1 महीने तक डिले किए जा रहे थे। और मतलब उनका कोई काम होगा, जैसे कोई सिंधी स्पीकिंग आएगा तो उसको एक हफ्ते में फ़ॉन्ट करके देते हैं। तो ये भी रेशियो बायस नहीं आएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आयमा आप बात करें। यस, रेशियो बायस का एग्जांपल देखिए, जब हम किसी पर्सन को उनकी कास्ट या रंग, फेस या आधार पर जज करते हैं बिना उनके पर्सन क्वालिटीज़ और एक्शन को देखें, यह हमारी सोच में एक बायस है जो कि गलत है, अनजस्टिस। हमें हमेशा हर पर्सन के पर्सन क्वालिटीज़ और एक्शन को आधार पर समझे और के इक्वली जस्टिस करना चाहिए। ये रेशियो बायस का एक एग्जाम्पल है। ओके, जी बिल्कुल। Okay, next one we have religious bias या फिर religious bias। ये तो बहुत इजी है, इसकी एग्जांपल कौन मेंबर देना चाहेंगे? अगर इसको मैं पहले डिफाइन कर दूं थोड़ा सा।
रिलीजियस बाइस का मतलब ये है कि जो आपका रिलीजन कहता है वो सही है, और जितने भी उसके अलावा जितनी भी बातें हैं, चाहे वो रिलीजियस बातें हों या साइंटिफिक बातें हैं, जो चीज़ हमारे रिलीजन से टकरा जाएगी हम उसको नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं रिलीजियस बाइसनेस। यू आर स्टिकिंग टू योर रिलीजन, के जो आपके रिलीजन में बात आ गई है, दैट्स इट, दोज आर द फाइनल वर्ड्स। अगर कोई मेंबर इसके ऊपर एग्जांपल है। जी मिसेस सलीम। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना मैं चाह रही थी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। रिलीजन से टकरा रही हो या मेरे अकॉर्डिंग वो रिलीजन के अकॉर्डिंग ना हो? जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। मतलब मेरा रिलीजन कहता है, लेट्स सपोज कि मर्द ने औरत से हाथ नहीं मिलाना, मैं आपको सिर्फ एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर कोई दूसरा, जैसे अब वो हिंदुइज्म हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या फिर एथीज्म हो, तो उनमें जो भी वो कहेंगे मैं उसको नहीं मानूंगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि जो मेरे रिलीजन में बात कह दी गई है, दैट्स इट, वो आखिरी बात है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई भी बात आएगी तो मैं उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। जी ट्रेंड लाइन आप बात करें। रिलीजियस बाइसनेस तो मेरे ख्याल से, चूँकि हमारा रिलीजन डिवाइन रिलीजन है, तो हम बल्कि अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि भाई आपका रिलीजन एक डिवाइन है, उसके हमारे पास डिवाइन बुक है। तो आई बिलीव कि आप आर्ग्यू कर सकते हो, या सिंपली जिस तरह से ज्यूज़ भी इस चीज़ में बड़े होते हैं कि वो अपने रिलीजन के लिए साफ आपको कहते हैं बिकॉज दिस इज़ इन माई रिलीजन, सो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ एंड मैंने क्वेश्चन ही चलना है। और इसी तरह हम लोग भी अपनी स्टेटमेंट को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें रिलीजियस बाइस तो होना चाहिए। एग्जैक्टली 100%। जी जैस्मिन बात करें हम। जी रिलीजियस बाइसनेस में ये आ सकता है जैसे कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जीसस पीस बी अपॉन हिम, तो क्रिश्चियन लोग जो अकीदा रखते हैं, तो अगर उनके बुक से भी साबित कर दिया जाए या फिर हमारी बुक से कोट्स दिए जाए, प्रूफ दिए जाए, तो भी उन लोग बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक्सीलेंट एग्जांपल। अब इसकी ऐसे है कि अगर मैं कहता हूँ कि, सॉरी मैं नहीं कहता, मैं अपने ऊपर एग्जांपल नहीं लूँगा ये। अगर मेरा एक दोस्त कहता है कि जीसस इज द गॉड या फिर सन ऑफ द गॉड, और वो इस वजह से क्रूसीफाई हुए हैं ताकि हम सब के गुनाह जो हैं वो बख्शे जाएं और हम जन्नत में चले जाएं, तो ये एक रिलीजियस बाइसनेस है। अब आप मुझे या मैं उनको जितने भी एग्जांपल्स देता रहूँ, जितने भी उनको शवाहिद बताता रहूँ, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। जी डॉक्टर हाशिम मदीहा। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना था कि रिलीजियस बाइसनेस हर किसी में होनी चाहिए। हर मज़हब वाला जो जिस मज़हब को फॉलो करता है वो बाइस होता है अपने रिलीजन के हवाले से, बट हमें हम अगर किसी से भी डिस्कस कर रहे हैं रिलीजन, तो उस टाइम पे हमें रेस्पेक्टफुली जो है चीज़ों को रखना चाहिए, ना कि इस तरह के हम किसी के साथ बदतमीज़ी कर लें। तो वो वाली बाइसनेस जहाँ पे बदतमीज़ी आ जाए तो वो नहीं होनी चाहिए। बाकी बाइसनेस आपको बाइस होना चाहिए रिलीजन के हवाले से। थैंक यू। अलीशा बात करें हम। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी ना कि जीसस क्राइस्ट वाली, तो उसमें हम लोग ये पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो हमारी बात मानेगा ही नहीं, या वो इतना पक्का है इस बिलीफ पे, तो हम लोग ज़रा अपनी लॉजिक जो होती है, एविडेंसेस जो है वो देना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम भी एक तरह से बाइस हो गए ना कि हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि वो मानेगा ही नहीं। जी मिसेस सलीम। मैं चाह रही थी ना कि थोड़ा सा इस पॉइंट को और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है। जी इसमें अगर हम देखें, वेल आई विल से कि अगर कोई मेंबर इसको एक्सप्लेन करे। उमर में थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं रिलीजियस बायस की आसान अल्फाज में, ताकि मेंबर्स को समझ में आ जाए ना, क्योंकि मेंबर्स शायद इसको बायसिज्म को ना नोटोरियस लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर बायस नोटोरियस नहीं होता। बिल्कुल, देखिए रिलीजियस का मतलब है जो मेरे रिलीजन में बात आ गई है, इसको मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं देखूंगा, क्योंकि हम इसको मोस्टली इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ जो मेरी बुक बाइबल में आ गई है,
तो उसके अंदर मैं फिर अगर आप मुझे जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स और उसको डिस्प्रूव कर देंगे, मैं उसके ऊपर स्टिक रहूँगा, मैं बाइस्ड हो जाऊँ कि मेरा रिलीजन ही ठीक है, और इवन दो मैं उसके ऊपर तहकीक भी नहीं करूँगा, मैं उसके ऊपर कोई एविडेंसेस भी नहीं लूँगा, और मैं उसके अगेंस्ट कोई बात भी नहीं सुनूंगा। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस बायसेस। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो कोई और मेंबर अगर चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिस्टर बात करें ट्रेंड लाइन। या जो जिस रिलीजियस बाइसेस की भी हम बात कर रहे हैं वो है लाइक आप एग्जांपल्स दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की या कोई और भी रिलीजन। इसका एक्सपीरियंस हम बहुत कम करते हैं मेरे ख्याल से। ज़्यादा अगर क्या हम लोग जो फ़िरका वारियत है उसमें इस चीज़ को अप्लाई हो सकता है कि हम उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट लाइक एवरीडे बेसिस पे हम लोग बाइसनेस हमारे पास में जो होती है दूसरे फ़िरके के बारे में, तो रिलीजियस बाइसनेस में आई थिंक जो हम लोग सेक्स हैं उनके भी इर्द गिर्द जो बाइसनेस दिखा रहे होते हैं आई थिंक वो आती है इसमें। मेरा क्वेश्चन है भाई आपसे ये। आई थिंक ये सेक्ट बाइसेस में आ जाएगी क्योंकि रिलीजन हमारा तो इस्लाम ही है, फिर वो इस्लाम के अंदर से उन्होंने सेक्ट्स बनाए हुए हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि सेक्ट बाइसनेस है, अपने अपने फिरके को सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। उमर भाई एक सवाल है, रिलीजन जो रिलीजन वर्ड है, इस्लाम इज दीन राइट, ये मुझे याद है मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना था, मुफ्ती मैन को सुना था, दे डिफाइंड इट सेपरेटली, दे सेड इस्लाम इज नॉट एक्चुअली रिलीजन, इट्स अ दीन एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड इफ आई एम रॉन्ग तो काइंडली करेक्ट। क्योंकि जो ये हम बात करते हैं ना देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, शिया, दे टोल्ड दैट दीज कैन बी कॉल्ड एज रिलीजन, मजहब, अगर उर्दू में ट्रांसलेट करो तो मजहब, लेकिन क्योंकि इस्लाम जो है ना, इस्लाम इज अ दीन, इसके लिए कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में। और उन्होंने ये भी कहा था, पता नहीं कौन स्पीकर था, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने ये भी कहा था क्योंकि ये वर्ड रिलीजन है ना इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए दीन, एंड दीन में जो है ना इट डजंट सेज दैट नमाज, रोजा, ज़कात, हज ओनली, इट टेल्स अस हाउ टू लिव, दैट्स व्हाई वी कॉल इट दीन इस्लाम। तो ये बस मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। असल में हमारे पास आई थिंक इंग्लिश में दीन के लिए वर्ड है नहीं, इसलिए ज़्यादातर जो है रिलीजियस ही हम यूज़ करते हैं। डू यू नो एनी वर्ड जो ब्रदर आशिम शायद मुझे ना पता हो कि हम दीन के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में? नहीं मुझे नहीं पता, मैं वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इसलिए एलैबोरेट किया, सिस्टर का क्वेश्चन है सेक्ट का, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उस पे रिलीजियस बायस फिट हो सकती है जैसे उनका सवाल था। राइट, ऐसे सिस्टर बोलें ट्रेंड लाइन। या आपने बात कही कि भाई रिलीजन, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि दीन जो है वो आप इस्लाम है, और क्या है कि इसके लिए कोई अगर और वर्ड नहीं है तो इसी वर्ड को आप फैलाएं और बताएं लोगों को, वो अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारी चटनियाँ और दूसरे नाम याद किए हैं, उनको ये नाम भी बड़े आराम से याद हो जाएगा कि इनका दीन है, और दीन को अगर वो एलैबोरेट करें तो वो हमारा कोड ऑफ लाइफ है, यानी हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करेंगे वो हम अपने दीन को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो हम सुबह उठ रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसकी दुआ पढ़ रहे हैं, तो हमारा कोड ऑफ लाइफ है और उसे हम दीन बोलते हैं। और रिलीजन जो है वो एक, आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि रिलीजन जो है वो हमारे दीन के साथ में उसको नहीं करता। जी सही है। इसका एग्जांपल हमारा अभी हमारा इससे पहले सेशन हुआ था सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम के सीरा के ऊपर, आप देख लो उसके ऊपर भी यही बात हुई कुछ मेंबर्स की तरफ से कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पहले कुरान को डिस्कस करना चाहिए, जबकि हमारे पास दूसरे सेशन भी हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे मेंबर्स को लगता है कि ये शिया सुन्नी वाली बात कर रहे हैं। अब आप देखें हम यहाँ पे भी ये चीज़ें इन्वॉल्व कर लेते हैं। दिस इज लाइक कॉग्निटिव डिसीजंस कि अगर कोई हज़रत अली के बारे में बात करेगा दैट मींस ही इज शिया, अगर कोई हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर के बारे में बात करेगा दैट मींस ही इज लाइक अहले हदीस कहते हैं हम उनको, और अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मोहब्बत की बात करेगा और उन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें रखेगा तो दैट मींस ही इज बरेलवी जाते हैं, तो किसी कहते हैं अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले। ऐसे ही चले आगे उमर में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सेल्फ सर्विंग बायसेस। इसको हम सेल्फ सर्विंग भी कह सकते हैं, सेल्फिश बायसेस भी कह सकते हैं, और ईगोसेंट्रिसिज्म भी कह सकते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। इसका मतलब है हर वो चीज़ जिसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मखसूस रखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को कंफर्ट देने के लिए, उसको हम सेल्फ सर्विंग बायसेस कहेंगे। सेल्फिशनेस भी कह सकते हैं आई थिंक उसको।
इसकी अगर कुछ आप एग्जांपल देंगे, कौन से ऐसे काम है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जिससे सिर्फ हमें हमारी ज़ात को फ़ायदा हो, डजंट मैटर कि दूसरों को इससे नुकसान होता है या फ़ायदा होता है। जी सिस्टर मदिया बात करें आप। जी, ईगो सेंट्रिज्म इसी में आता है। आई गेस ईगो सेंट्रिज्म इज इट्स एन इनएबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमें अपना पर्सपेक्टिव सही लगता है, बाकी कोई कुछ भी कहे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम उसको गलत ही ठहराएंगे, तो वो सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ सर्विंग या ईगो सेंट्रिज्म में आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह, मैं अपनी ही लाइफ से एक मिसाल आपको देती हूँ। बीइंग अ सिंधी, में सिंधियों के घर में ही पली बड़ी हूँ, तो हमेशा से मैंने ये सुना था कि पठान जो होते हैं वो या तो बेवकूफ़ होते हैं और या तो उनके पास सिर्फ गन्स होती हैं। सो मुझे हमेशा मतलब उनसे डर लगता था। बट ड्यू टू सम एक्सपोजर, मुझे एक एक्सपोजर मिला जहाँ पे एक ट्रेनिंग में मैं पठान, सिंधी, पंजाबी, मतलब पाकिस्तान में जितने भी जो है वो क्या कहते हैं कल्चर्स हैं, उनसे सब थे लोग। तो वहाँ पे जब मैं उनके साथ मिली, बातचीत हुई, तो शुरू में मैं बहुत रिटेलिएट हो रही थी, मैं उनकी बात सुन भी नहीं रही थी। मैं कह रही थी कि नहीं तुम तो पठान, तो तुम तो ऐसे ही होते हो, तुम तो ऐसे ही होते हो। लेकिन एट द टाइम, इन द एंड मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, ये मेरे कुछ स्टीरियोटाइप्स या बायसनेस बनी हुई थी पठानों के लिहाज से, जो बाद में टूटी, और अच्छा हुआ कि वो टूट गई, और अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। थैंक यू। ये बात करें ट्रेंड लाइन, सेल्फ सर्विंग जो बाइसनेस है, मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को अपने मकासद के लिए उनके प्रोफेशंस को चूज़ करते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से करते हैं जो उनको बुढ़ापे में काम आए। उससे उनके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, या उनके दीन को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उनको उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती है। लेकिन उनका कोई एक टारगेट होता है कि हमारी बूढ़े वक्त में ये लोग हमारे काम आए, जिस उसके लिए वो कोई ऐसी चॉइसेस पे बच्चों को चलाएं जिसके बाद में कि भाई वो ऐसी बाइस ने जो कि उनके लिए सेल्फ सेंटर्ड चीज़ शो कर रही हो एज अ पेरेंट। जी बहुत अच्छा एग्जांपल था आपका। जी मिसेस सलीम। आई थिंक इसके लिए मुझे जो सबसे बेस्ट समझ में आ रहा है, आज की जो पॉलिटिक्स है, तो मेरी नज़र में वो तो सबसे उसके एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट है। एमा आप बोल रही थी कुछ, अनम्यूट कर लें। भाई इसको जरा एक्सप्लेन कर। ब्रदर उमर अगर आप बोल रहे हो तो आपका माइक म्यूट है। जी देखिए, इसमें सिंपली ये है कि जो चीज़ आपके फ़ायदे में है, अगर मैंने कोई काम करना है तो मैं देखूंगा कि मुझे इसमें फ़ायदा कितना है, दूसरे को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, इट डजंट मैटर। तो मैं देखूंगा कि मुझे इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर तो मुझे फ़ायदा हो रहा है तो ये सेल्फ सर्विंग है, ये सेल्फिशनेस है। मैं हर वो काम करूंगा जिसमें मुझे फ़ायदा होगा। अब एक बंदा आता है, मुझे कहता है कि आई नीड सम हेल्प, या फिर मेरा ये काम कर दीजिए, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, इसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा। तो ये सेल्फ सर्विंग बायसनेस में आ जाएगी कि हर वो काम करना जिसमें तुम्हारा फ़ायदा हो और सेक्रीफाइस ना करना पड़े और दूसरों का बेशक नुकसान हो जाए इसमें। एमा आपको पूछ रहा है? हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल। जी मदिया बोलें। जी मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि हमें सिर्फ अपना फ़ायदा जिसमें नज़र आए और भले किसी और का नुकसान, क्या है लाजमी है कि ये बायसनेस तब होगी जब हम अगले का नुकसान चाहेंगे और अपना फ़ायदा? सिर्फ फ़ायदा देख के भी तो ये बायसनेस हो जाएगी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, अपना फ़ायदा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों का बेशक नुकसान होता है, हो जाए नहीं होता ना हो, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए हर सूरत में। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल मैं जोड़ना चाहती हूँ। आजकल क्योंकि अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हो तो वो देखते हैं कि आपका वॉलंटियरिज्म पे कुछ किया हुआ है, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो क्या ये इसमें आ जाएगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आगे जाके इससे फ़ायदा मिलेगा।
इसको तो हम स्ट्रगल कह सकते हैं, बायसनेस में आई थिंक ये नहीं आएगा। ये तो हमारी स्ट्रगल होती है कि हमें पता होता है हमने जिस मंजिल तक पहुंचना है उसमें हमें कौन से रास्ते इस्तेमाल करने हैं। जी डॉक्टर हाशिम। नहीं, बाकी मेंबर्स से फिर मैं बात करता हूँ। सिस्टर शबना आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एग्जाम्पल सेल्फ बायसनेस का मैं दे रही हूँ। एक स्टूडेंट है जिसे जो है एग्ज़ाम में वो पास होता है और एग्ज़ाम में ए मिलता है, उसको ए ग्रेड में पास होता है, और फिर वो अपने ये सब जो है एट्रीब्यूट्स को जो है वो अपनी सक्सेस को खुद की इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क बताता है, समझता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट लोअर ग्रेड मिलने पर मिले अगर, तो वो ये ब्लेम टीचर्स और दूसरे एस्पेक्ट्स को देता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ बायसनेस, सेल्फ सर्विंग बायसनेस। जी, इट कैन बी एग्जांपल ऑफ सेल्फ सर्विंग बायसनेस, लेकिन ये ज़्यादा इगोसेंट्रिसिज्म में चला जाएगा। जरीशा बात करें हम। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा ना सेल्फ सर्विंग बायस और ईगोसेंट्रिसिज्म में थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, सेल्फ सर्विंग बायसनेस का मतलब है कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए उसमें। सेल्फिशनेस इज अ काइंड ऑफ सेल्फिशनेस जिसमें सिर्फ मुझे ही फ़ायदा हो, या फिर मुझे फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों का नुकसान हो या ना हो। लेकिन जो ईगोसेंट्रिसिज्म है इसका मतलब है मैं ही ठीक हूँ हर मामले में, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने ठीक किया था और दूसरों की वजह से ये गलत हो गया। इट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि ईगो, अब मुझ में ईगो बिल्ड हो चुकी है कि अगर मैंने कोई बात कर दी है और ब्रदर मीर ने कोई बात कर दी है, नहीं मैं ठीक हूँ ब्रदर मीर गलत है, मैं मानता ही नहीं हूँ। और अगर एट दी एंड कोई रिजल्ट आते हैं हमारे उन दोनों डिसीजंस के ऊपर, और उसमें जो मेरा डिसीजन होता है उसके ऊपर कोई रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो मैं मानूंगा ही नहीं कि ये मेरी वजह से हुआ। मैं ठीक था, ये रिजल्ट जिन्होंने बनाया वो रिजल्ट उन्होंने गलत बनाया। दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक सेल्फ सर्विंग कि सिर्फ मुझे फ़ायदा हो, और इकोसेंट्रिक कि मैं ही ठीक हूँ, जो मर्जी हो जाए, मेरी बात ठीक थी, अगर उसका रिजल्ट गलत भी आया है तो ये गलत रिजल्ट बनाने वाले कसूर। एमा आप नोट कर लें। मेरे एक एग्जाम्पल्स, जैसे कि एक पेपर था, उसमें मेरे मैम उसकी पढ़ाई की वजह से मेरे नंबर आ गए, लेकिन मेरे नंबर अच्छे नहीं, तो हम या तो पेपर को या पेपर के मुश्किल होने का वो डाल देंगे, या टीचर्स की पढ़ाई की वजह कर देंगे, तो ये सेल्फ सर्विंग में आएगा। शायद मुझे बात क्लियर समझ नहीं है। ब्रदर्स अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसको। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी सिस्टर अब आ रही है। जैसे मेरे एक पेपर था, तो अगर हम मेहनत करते नंबर आते तो हम कहते हैं मेरी वजह से, बट अगर उस पेपर में मेरे नंबर नहीं आते तो कहते थे कि मेरे पेपर बहुत मुश्किल था या टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो ये सेल्फ सर्विंग में आएगा, हमने टीचर्स को ब्लेम कर दिया। ये ईगोसेंट्रिसिज्म में आ जाएगा, ईगोसेंट्रिक बायसनेस होगी कि मैं ठीक था और टीचर्स गलत है। तो ये ईगोसेंट्रिक बायसनेस के पॉइंट्स कहाँ पर फिर लिखे जाएंगे, जो टाइप्स लिखे गए हैं अपने? जी बिल्कुल, ये आगे डिटेल्स हम आगे हैं हमारी स्लाइड, हम उनके अंदर एक कॉग्निटिव और ईगोसेंट्रिसिज्म को डिफाइन करेंगे। ये सिर्फ एक जस्ट कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट की। तो ये तो उसी की हिंदी में बोलेंगे शाखा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर यही ये तो सेम ही चीज़ है, सेल्फ सर्विंग बायसनेस ही है। ये उसका एक पार्ट है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट है। जैसे आप लोग पहले भी जो एग्जांपल्स दे रहे थे उसमें भी ऐसी चीज़ें आती हैं, जो रिलीजियस बायसनेस है उसमें भी ऐसी चीज़ें आती हैं। नो जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअल जो लफ्ज़ है, जो यहाँ पर मेन फोकस पे लफ्ज़ है, वो है बायसनेस, कि किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट आप जो काम करते हैं। उसके बाद ये सारी जितनी भी चीज़ें हम ब्रांचेस डिफाइन कर रहे हैं। इफ वी गो टू द नेक्स्ट वन, वी हैव अनकॉन्शियस बायसनेस। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो ऐसी बायसनेस जिसमें मुझे पता नहीं होता कि मैं बायस हूँ, लेकिन मैं बायस हो जाता हूँ अनकॉन्शियसली। लेकिन उसमें अगर हमें कोई फैक्ट्स और फिगर्स, कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो फिर हम उनके ऊपर अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। जैसे हम कहते हैं ना अनकॉन्शियस के होशो हवास में ना होना, या फिर जानते बूझते कोई काम, ना जानते बूझते कोई काम करना।
इसकी अगर कोई मेंबर एग्जांपल दें कि अनकॉन्शियस बायसनेस कैसी होती है? ये बॉल ट्रेंड लाइन अनकॉन्शियस बायसनेस को बाय डिफॉल्ट भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आई थिंक अगर हम किसी बहुत मोटे बंदे को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा खाता होगा, और क्या है कि हो सकता है उसको कोई बीमारी भी हो। तो फिर सेकंड आई बिलीव कि ये इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अनकॉन्शियस बायसनेस, बिल्कुल। अभी लेट्स जी बात करें मिसेस स्लिम। ओके, मैं ना इसका एग्जांपल ऐसे देना चाह रही थी कि एक जैसे बच्चा होता है वो अपनी मम्मी की तरफ कुछ ज़्यादा ही उसका झुकाव होता है, और अगर कोई किसी से उसका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसकी मम्मी को लेकर के, तो उसे नहीं पता होता है कि ये उसके जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है ये उसकी मम्मी के फेवर में है या अगेंस्ट में है। मतलब वो चीज़ें हैं उनकी उसकी मम्मी के अंदर, यानी बट वो उसको ये बायस होता है इस चीज़ का कि नहीं मेरी मम्मी ही बेटर है, तुम्हारी मम्मी नहीं बेटर है। इट कैन बी लाइक अनकॉन्शियस बायसेस, बिल्कुल। बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने।